सुनो ये बात को। इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट केस नंबर 3 जिसमें आपने चिलेट लिगेंड्स, फ्लेक्सीडेंट एंड एम्बीडेंटेंट लिगेंड्स के बारे में जाना। नाउ वी आर टॉकिंग द फोर्थ पार्ट ऑफ द ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल बिहेवियर, जो क्लासिफिकेशन किया था उसका मैं लास्ट पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ, दैट इज ब्रिज लिगेंड। बेसिकली दोज लिगेंड्स विच फॉर्म अ ब्रिज। अब कुछ बच्चों को ना यहाँ एक छोटा सा कंफ्यूजन होता है बिटवीन ब्रिज लिगेंड एंड बिटवीन चिलेट लिगेंड। मैं एक छोटा सा फर्क बताऊंगा, उससे आप डायरेक्टली क्लियरली समझ पाएंगे कि ये ब्रिज में आता है या फिर चिलेट में आता है। तो अगर मैं इसका अगर मैं ये कहूं कि ब्रिज लिगेंड बेसिकली ये पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स के अंदर, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में जो आते हैं, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में जो आते हैं, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स आपको याद होगा। पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनके अंदर, जिनके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर एक से ज्यादा मेटल्स अवेलेबल हों, तो पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं उसको। तो पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर कोई लिगेंड्स एक्टिंग एज अ bridge, these ligands are known as bridge ligands। मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, NH3, ये NH3 ब्रैकेट में ये होल 4, फिर मैंने लिखा कोबाल्ट, फिर मैंने इधर लिखा Cr और यहाँ लिखा H2O होल 4, और इसको मैंने ब्रैकेट में बंद कर दिया। जब मैंने ब्रैकेट में बंद किया तो यहां पर मैंने दो और लिगेंड लिखे, एक तो हाइड्रोक्साइड और एक अमीन NH2, ये लिखा। तो ये जो थे ये कनेक्ट थे इससे 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 और इससे। तो पॉलीन्यूक्लियर सिस्टम क्या होता है, जहां पर एक से ज्यादा सेंट्रल मेटल अवेलेबल हो। बाहर जो है यहाँ पर SO4 होल ट्वाइस भी है, ये पूरा एक कंपाउंड है। So in this situation, these are acting as a bridge ligand because they are connected by two central atoms. These ligands are known as bridge ligand. चिलेट लिगेंड्स के कॉन्सेप्ट में एक ही सेंट्रल एटम था और उसको चारों तरफ से लिगेंड्स घेर रहे थे। वो चिलेट का केस था। बच्चे चिलेट और ब्रिज में भूल जाते हैं, क्या समझ नहीं आता है क्या हो रहा है। तो चिलेट लिगेंड्स बेसिकली दोज लिगेंड्स जिनको चिलेट लिगेंड्स उनको बोलते हैं जो चारों तरफ से एक सेंट्रल मेटल को घेर रहे हैं, और ब्रिज लिगेंड आर दोज लिगेंड्स जो एक से ज्यादा सेंट्रल एटम को कनेक्ट किए हैं और एक ब्रिज का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहाँ ये जो मैंने मार्क कर रखे हैं, दीज आर ब्रिज लिगेंड, ये एक ब्रिज लिगेंड है और नीचे वाला भी एक ब्रिज लिगेंड है, बिकॉज इट इज कनेक्टिंग बाय टू सेंट्रल मेटल एटम, ये भी ब्रिज लिगेंड है। तो ये क्लासिफिकेशन जो है ये ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल बिहेवियर। इसके अलावा हम लोग एक और बोलते हैं पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और पाई इलेक्ट्रॉन डोनर। ये इस बेसिस पे डिफाइन किए जाते हैं कि कुछ ऐसे लिगेंड्स होते हैं जिनके पास पाई ऑर्बिटल वेकेंट। और पाई ऑर्बिटल बनता कहाँ है, ये पाई ऑर्बिटल ऐसे ऑर्बिटल जहां पर दो ऑर्बिटल्स एक पैरेलली कनेक्टेड हो। अगर पैरेलली कनेक्टेड होंगे तो फिर वो लोग जो है पाई इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मेशन कर लेंगे, मतलब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। हम जानते हैं कि पहला जो फॉर्म बनता है, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, मैं नेक्स्ट पेज पे समझा रहा हूं। केस नंबर फोर्थ इज बेसिकली दैट केस नंबर फोर्थ। ध्यान से समझिएगा कि ये हम लोग क्लासिफिकेशन जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एंड एक्सेप्टर। ये इस बेसिस पे। अब डोनर और एक्सेप्टर का मतलब क्या है कि कोई से दिखा रहा हूं, जब इसी तरह का कोई दूसरा निकल करके आता है, दैट इज PX, PY और PZ, जब ये कुछ इस तरह का सिस्टम आता है तो
पीएक्स और पीएक्स जो आपस में मिलते हैं ये हेड ऑन ओवरलैपिंग में जाते हैं, यानी कि एक ही एक्सिस पे अवेलेबल है। पी वाई और पी वाई मतलब दो एक्सिस, ये पी वाई एक्सिस है तो यहाँ ऐसा ऑर्बिटल, ये वाला ऑर्बिटल, ये पैरेलली जाकर के मिले, तो इनको बोलते हैं कि यहाँ से जो बॉन्ड बनेगा दैट इज पाई बॉन्ड, इसको हम लोग बोलते हैं पाई बॉन्ड। और एक और होता है जेड एक्सिस पे, अब ये जेड एक्सिस कुछ ऐसी होती है, तो एक यहाँ पर अवेलेबल था ये कुछ ऐसे, और यहाँ से मैं एक और इस तरह से ये दिखाऊंगा ये जेड एक्सिस, तो ये अवेलेबल था। जब ये आपस में मिले होंगे तो इन्होंने भी एक पैरेलली कनेक्ट हुए होंगे, तो दे ऑल्सो फॉर्म्ड पाई बॉन्ड। जब पाई बॉन्ड कहीं बनता है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब कि दोज इलेक्ट्रॉन विच आर पार्टिसिपेटिंग इन मेकिंग अ पाई बॉन्ड, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज पाई इलेक्ट्रॉन्स। सो ऐसे लिगेंड्स जिनके पास लोन पेयर हो, अब लोन पेयर तो है, और लोन पेयर के साथ साथ दे हैव पाई टाइप वैकेंट ऑर्बिटल। पाई टाइप का मतलब जो ऐसे पैरेलली इस तरह से कनेक्टेड हो, या कुछ ऐसे कनेक्टेड हो, चाहे वो जेड एक्सिस वाले हो चाहे वो वाई एक्सिस वाले हो। जनरली वी टॉक अबाउट वाई एक्सिस। तो जब इस तरह के होते हैं तो अगर इनके पास एक लोन पेयर पड़ा भी है, और अपार्ट फ्रॉम दैट के मतलब विद द हेल्प ऑफ लोन पेयर दे हैव वैकेंट पाई ऑर्बिटल, ये जो अभी मैंने बनाया था वो वैकेंट पाई ऑर्बिटल भी है, वो वैकेंट पाई ऑर्बिटल भी है। तो इन दिस सिचुएशन व्हाट वी विल से, हम कहते हैं कि ये लोन पेयर प्रोवाइड तो कर ही सकता है, बट साथ साथ में ये लोन पेयर प्रोवाइड करने के साथ साथ में इट ऑल्सो कैन अटेन और कैन गेन, और मतलब ये अपना बैक कर रहा है, मतलब वापस ले रहा है अपना लोन पेयर। तो दीज आर नोन एज, इनको हम लोग बोलते हैं पाई इलेक्ट्रॉन डोनर और पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लिगेंड्स। दिस इज द स्पेशल केस। क्या है वो केस? ये केस जो है इट इज, वेट फॉर अ सेकेंड। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एंड एक्सेप्टर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स वी कैन से देयर आर टू टाइप ऑफ लिगेंड्स व्हिच हैव अ कैपेबिलिटी टू डोनेट और गेन देयर पाई इलेक्ट्रॉन्स। एक ही तरह के लिगेंड्स को लाइक कार्बोनिल, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, दे हैव अ कैपेबिलिटी कि दे कैन डोनेट देयर लोन पेयर और दे कैन एक्सेप्ट देयर लोन पेयर। याद रखिएगा इस बात को, ये छोटा सा एक पॉइंट है कि दीज टाइप ऑफ लिगेंड्स जो हैं, ये हम लोगों ने दो क्लासिफिकेशन हमने जो कर दिया इनका ऑन द बेसिस ऑफ वैकेंट पाई ऑर्बिटल जिनके पास अवेलेबल है। ठीक है, तो मैं इनको ना कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स के फॉर्म में यहाँ पर कुछ बातें लिखूंगा। जैसे पॉइंट नंबर 1 में ये लिखूंगा कि लिगेंड्स विच कंटेन, लिगेंड्स विच कंटेन, लिगेंड्स विच कंटेन, विच कंटेन, विच कंटेन वैकेंट पाई, vacant pi type, vacant pi type orbital, vacant pi type orbital that can receive, that can receive, that can receive, that can receive uh, back donated, back donated, that can receive back डोनेटेड पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब उसने अपना पाई इलेक्ट्रॉन देने के बाद वापस ले लिया। ठीक है, फ्रॉम मेटल, फ्रॉम मेटल आयन, फ्रॉम मेटल आयन। ठीक है, ये याद रखना कि दिस हैपन इन ओनली व्हेन के मेटल हैव अ लो ऑक्सीडेशन स्टेट। ये एक स्टेटमेंट मैंने बोला, ये केवल वही लिखेगा इस पॉइंट को जो सुन रहा होगा। आई एम नॉट राइटिंग दिस पॉइंट दैट इज कि ये वही होगा, मतलब दोस टाइप ऑफ लिगेंड्स, दोस टाइप ऑफ लिगेंड्स विल टेक देयर पाई इलेक्ट्रॉन बैक फ्रॉम द मेटल व्हेन मेटल हैव अ लो ऑक्सीडेशन स्टेट, या हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में ये वापस नहीं ले पाते हैं। और ये भी एक पॉइंट है कि ऑल दीज लिगेंड्स, ऑल दीज लिगेंड्स, ऑल दीज लिगेंड्स also have, also have filled
also have filled donor orbital, filled donor orbital, donor orbital. In addition, in addition to vacant, to vacant pi type, to vacant pi type acceptor, pi type acceptor orbital. याद रखना है कि ये हमारे पास, इनके पास एक also have filled donor orbital in addition to vacant pi type acceptor orbital. मतलब एक उनके पास एक डोनर ऑर्बिटल अवेलेबल है और साथ में इन एडिशन टू वेकेंट पाई टाइप एक्सेप्टर ऑर्बिटल को वो लेने के लिए फिल्ड डोनर ऑर्बिटल अवेलेबल है। तो ये दोनों पॉइंट, एक और मैं पॉइंट लिखूंगा ये क्लासिफिकेशन के लिए कि जो मेटल होता है, मेटल जब लोन पेयर को मतलब इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है तो सिग्मा वाले दे रहा होता है, और जब मेटल, सॉरी ये एल फॉर लिगेंड है, एल इज लिगेंड, एम फॉर मेटल, एम फॉर मेटल एंड एल फॉर लिगेंड। तो ये एक छोटा सा पॉइंट याद रखना कि जब मेटल लिगेंड्स को इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेगा तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, जब लिगेंड मेटल को प्रोवाइड करता है तो वो पाई इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स? दोज इलेक्ट्रॉन्स which are participating in the formation of sigma bond, it means वो हेड ऑन ओवरलैपिंग में गए होंगे। ये केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है, हेड ऑन ओवरलैपिंग। तो हेड ऑन ओवरलैपिंग में जो जाते हैं वो सिग्मा का फॉर्मेशन करते हैं, और जो पैरेलल या हम लोग जिसको पैरेलल को साइड वे के नाम से भी कई लोग बोलते हैं, पैरेलल और साइड वे ओवरलैपिंग में जो जाते हैं उनको हम लोग कहते हैं दीज आर पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो ये पॉइंट, आप कुछ पॉइंट हैं ये आप याद रखिएगा कि ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एंड एक्सेप्टर, कुछ डोनर और एक्सेप्टर जो हैं ये इस बेसिस पे किए जाते हैं कि अगर कोई ऐसा लिगेंड अवेलेबल था जिसने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया किसी मेटल को और उसने वापस भी ले लिया उससे अपना लोन पेयर, तो फिर वो स्पेशल टाइप ऑफ लिगेंड्स हो गए जो डोनर और एक्सेप्टर की तरह वर्क कर रहे हैं। तो ये लास्ट क्लासिफिकेशन था। Now we will talk about the oxidation state and how we can calculate the हमारे effective atomic number in complex number. So oxidation state की अगर बात की जाए तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का जो तरीका आपने रेडॉक्स के अंदर पढ़ चुके हो वही हम लोग पढ़ेंगे, बट क्योंकि यहाँ पर लिगेंड्स यूज होंगे जैसे अमोनिया है या हमारे पास कार्बोनिल है या साइनाइड है या ऑक्जेलेट है, तो ये इनका जितना चार्ज इन पर जो होता था वो अगर कोई न्यूट्रल है तो 0, और अगर इनके ऊपर कोई चार्ज होता था तो उस चार्ज का वैल्यू, जैसे NH4 अवेलेबल है तो NH4 आपको याद रखना पड़ेगा कि ये +1 की स्टेट में रहता है, या आपको याद रखना पड़ेगा कि क्लोरीन जो है वो -1 की स्टेट में होता है, NH3 जो है वो 0 की स्टेट में होता है, सल्फेट हुआ, कार्बोनेट हुआ। तो जो चार्ज आपको पीछे लिखवाए गए हैं इट विल हेल्प यू, बस फोकस ऑन इट कि ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है। सो ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपने निकालना सीख लिया यहाँ से आज की क्लास से, सो यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है हम लोग ये बोलते हैं कि वो एक एटॉमिक नंबर, हम जानते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल इन एटम, दैट इज एटॉमिक नंबर। बट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के अंदर एक और वर्ड डिफाइन किया जाता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है कि एक्चुअली कौन से वो इलेक्ट्रॉन्स है जो लिगेंड्स के साथ इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, मतलब जो भी हमारे पास इंटरेक्शन में जो पार्टिसिपेशन करने वाले हैं वो हम लोग बोलेंगे कि दैट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। साथ साथ में इफ यू फाइंड द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर if closest to the noble gases in a particular situation of vacant of d orbital elements, then we will say कि it is a more stable it is a more stable compound। तो इसकी स्टेबिलिटी चेक करने में भी ये हमको हेल्प करेगा। तो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंडिंग कि हाउ कैन वी कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर को मैं
ज्यादा इसको बढ़ा चढ़ा के नहीं समझाऊंगा कि ऑक्सीडेशन नंबर, जो बेसिक आपने सीख रखा है ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट, उसी को हम लोग आगे बढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है। इसके लिए मैं कुछ कंपाउंड्स लिख रहा हूं और उन कंपाउंड्स को हम लोग वन बाय वन करके स्टडी करेंगे कि इनका फॉर एग्जांपल K4 FeCN6, यही हमारे पास कंपाउंड आ गया। और इन दिस कंपाउंड वी हैव टू फाइंड कि कितना इसका हमारे पास आयरन का, जिस पर मैं बार लगा रहा हूं, उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। सो हाउ वी कैन कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इन, जैसे आयरन का निकालना है तो सेंट्रल मेटल एटम का निकाला जाता है। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनिएगा। अगर ये आयरन है तो इस आयरन का हम क्या करेंगे, जैसे 4 इंटू पोटेशियम प्लस आयरन कितने हैं, एक है तो 1 इंटू आयरन प्लस 6 इंटू साइनाइड। इट हैव हाउ मच चार्ज, आप बोलोगे नथिंग, इस पूरे कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज अवेलेबल नहीं है। इट मींस वी विल पुट द वैल्यू इक्वल टू 0। अदरवाइज अगर इस पे जो भी चार्ज होता वी विल पुट दैट वैल्यू। सो पोटेशियम, पोटेशियम का जो है वो +1 होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोबिडियम, सीजियम, दे हैव अ +1 चार्ज। तो चार्ज जितना होता है वो आपको याद रखना पड़ेगा। वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन, सो वी विल पुट हियर x। the cyanide is -1, so it is equal to 0. Now from here we can calculate the value of x, that is 4 plus x minus 6, it is equal to 0, and x minus 2, it is equal to 0। अगर ये 2 उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, इट मींस ये 0 + 2 से ये आ जाएगा +2। सो x का वैल्यू कितना आ चुका है, +2, यानी कि आयरन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इन दिस कंपाउंड दैट इज +2। अभी मैं कुछ और एग्जांपल करवाता हूं आपको, जैसे ये है CuNH3 CuNH3 होल 4, इस पूरे पे ब्रैकेट SO4। सो वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉपर Cu, कॉपर। कॉपर का कैसे निकालेंगे, लेट कॉपर यहाँ कितना है, हम बोलेंगे एक ही है। अमोनिया कितना है, अमोनिया, अमोनिया जो है वो 4 है। सल्फेट कितना है, ये भी 1 है। इट इज इक्वल टू 0। नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ व्हाट, हम यहाँ पर क्या निकालने वाले हैं, कॉपर, कॉपर का x मान लेंगे जिसका हमको निकालना है। अमोनिया, अमोनिया का हमको 0 इंटू 4 प्लस सल्फेट, सल्फेट का होता है -2। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये कोइंसिडेंटली हमारे पास आ गया +2। ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार +2 ही आंसर आए, वो कुछ भी आ सकता है इसको सॉल्व करने पर। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। याद रखना कि जब भी आप ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाओगे तब आप प्लस माइनस यूज करोगे, जितना भी आ रहा हो, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो। एक और अच्छी बात मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जब आप कैलकुलेट करोगे ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में आएगी, बिकॉज डी ब्लॉक के एलिमेंट्स मेटल्स होते हैं और मेटल्स का जनरल ऑक्सीडेशन प्लस में ही आता है। तो ये बात आप याद रखिएगा। ये तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का कॉन्सेप्ट हो गया। नाउ हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, फिर मैं इसके बाद इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना बताता हूं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में एक फॉर्मूला यूज होगा, तो वहां आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना ही पड़ेगा। तो फिर मैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का क्वेश्चन आपको दूंगा जिससे आपको मजबूरन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा, तो आपकी उसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। देखिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, बेसिकली इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यानी कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्चुअली वर्क कर रहे हैं किसी सिस्टम के साथ। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बनता ये कॉन्सेप्ट तब है जब कोई कॉम्प्लेक्स बन जाए, तो उस टाइम पे कुछ इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन सारा कुछ हो रहा होगा, लिगेंड्स के साथ इंटरेक्शन हो रहा होगा, तो इन रियलिटी कितने इलेक्ट्रॉन्स उस मेटल को फील हो रहे हैं, उसकी बात चल रही है कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना होगा। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के लिए वी विल यूज अ फॉर्मूला EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। व्हाट इज द फॉर्मूला, दैट इज एटॉमिक नंबर Z माइनस, यहां मैं एक बात लिख रहा हूं, दैट इज N। अब ये N क्या है ये भी हम लोग बात करेंगे, प्लस प्लस ये, इसको मैं N1 दे रहा हूं, इसको मैं N2 दे रहा हूं।
ये मैंने लिख दिया। अब ये N1 N2 है क्या, वो भी आप समझ लिए। Z तो सीधे सीधे हमारा हो गया एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर ये जिस भी मेटल का जितना भी हो। N1 हमारे पास क्या है, इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स lost in ion formation, lost in ion formation, lost in ion formation। और N2 जो है it is number of electrons, number of electrons, number of electrons, uh, electrons gained, number of electrons gained to form gain ठीक है। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना लॉस हो रहा होगा आयन के फॉर्मेशन के लिए, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने गेन होंगे, ये हमको याद रखना है। याद रखना है कि इन केस ऑफ N1 वी विल पुट द वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ON। N1 मतलब मैं एक छोटा सा नोट लिख दे रहा कि N1 जब हमको लिखना होगा, N1 हम लोग लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर जब आप लिखोगे तो उसका कोई प्लस प्लस से कोई लेना देना नहीं होगा, आप नंबर लिखोगे। और N2 जब आप लिखोगे तो वो आप देखोगे कि लिगेंड्स किस नेचर का है। लिगेंड्स अगर मोनोडेंटेंट हुआ तो मोनोडेंटेंट उसकी जितनी क्वांटिटी होगी, फॉर एग्जांपल N लिगेंड्स वहां अवेलेबल हैं, तो उसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करके बोलोगे कि इट इज 2N, ठीक है, मोनोडेंटेंट हुआ। बट अगर वो बाइडेंटेंट निकल आया, और मान लीजिए बाइडेंटेंट जो है, अब आप मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर वो बाइडेंटेंट निकला देन वी विल, हम लोग बोलेंगे कि N अवेलेबल नहीं, बट वी विल मल्टीप्लाइड बाय 4, बाय 4, बिकॉज वन मोनोडेंटेंट का मतलब है कि वो एक लोन पेयर दे रहा है, और एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन, दो। तो बाइडेंटेंट कितने देगा, 2 लोन पेयर, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन तो 4 हो गए। इसी तरह से ट्राइडेंटेंट होगा तो जितनी क्वांटिटी में होगा, इन केस ऑफ ट्राइडेंटेंट व्हाट वी विल यूज, हम लोग यहाँ पर जितनी उसकी क्वांटिटी होगी उसमें 6 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अपने पास जो भी, मतलब ये जरूरी नहीं 2N 6N, उसमें मल्टीप्लीकेशन करने का जो भी आंसर है। सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। मैं बताता हूँ कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हम लोग कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं, फिर मैं आपको कुछ ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए क्वेश्चन दूंगा, या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के लिए दूंगा, तो आपको ऑटोमेटिकली वहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट का भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। समझिए, यही जो पिछले अभी 2 एग्जाम्पल लिए गए, एक तो मैंने ये लिया K4FeCN6, K4FeCN6 मैंने ये एग्जाम्पल लिया था। I want to calculate the value of effective atomic number in this case. Effective atomic number अगर मुझे चाहिए then I will use Z minus N1 plus N2. अब now we have what? We have iron. आयरन का एटॉमिक नंबर हमको पता होना चाहिए, दैट इज 26। इट मींस Z इज इक्वल टू, यहाँ पर 26 आ गया। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग अभी अभी पीछे कैलकुलेट कर चुके थे, दैट इज +2। ये +2 आया था, तो हम लोग इसमें बोलेंगे कि इसका ये +2, यानी कि ये जो वैल्यू है, यहाँ फ्रॉम दिस आई कैन से कि N1 is 2, तो हमें N1 भी मिल गया, Z मिल गया। नाउ द क्वेश्चन इज कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ N2। N2 इज बेसिकली कि वहां पे लिगेंड्स कितने अवेलेबल हैं, तो लिगेंड्स कौन है, यहाँ पे साइनाइड हमको एज अ लिगेंड्स दिखाई दे रहा है। अब साइनाइड, अब देखो खेल शुरू होगा, जो आप अभी याद करना कोशिश कर रहे थे कि मोनोडेंटेंट लिगेंड्स की लिस्ट क्या है, या बाइडेंटेंट की, या ट्राइडेंटेंट की। तो CN इज व्हाट, ये कौन सा लिगेंड है, तो इट्स अ मोनोडेंटेंट। ये मोनोडेंटेंट के एग्जांपल में मैंने आपको लिखवाया है कि इट्स अ मोनोडेंटेंट लिगेंड। नाउ व्हाट, अब मोनोडेंटेंट है कितने, 6 है हमारे पास, 6, यानी कि 6 × 2, तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास इसकी क्वांटिटी 6 थी, इसलिए आ गया 12। नाउ आई एम पुटिंग द वैल्यू ऑफ ऑल दीज थिंग्स इन द formula of effective atomic number. So my effective atomic number, it will be atomic number is 26 minus N1 is 2 plus N2 is 12,
तो ये हमारे पास आ जाएगा 36। यानी कि ये जो 36 आया बेसिकली ये किसका एटॉमिक नंबर होता है, ये 36 होता है हमारे पास क्रिप्टॉन का, जो आपने वो हेमा नेहा और करीना का जेरोक्स रंगीन अगर आपको याद हो तो जो ये होते थे ना हेमा नेहा और करीना का जेरोक्स रंगीन, तो इसमें ये 2 होता था, ये 10 होता था, ये 18 होता था, ये 36, ये 54 और नेक्स्ट रेडॉन का जो है वो 86 होता था। तो देखो 36 यानी कि इट इज, ये कहाँ की तरफ जा रहा है, ये पहुंच ही गया है, कहाँ पहुंच गया ये एक इनर्ट के फॉर्म में, मतलब इनर्ट तक पहुंचा। इट मींस ये स्टेबल स्टेट में बैठा हुआ है K4FeCN6, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, ताकि मैं वो सेकंड वाले एग्जांपल का भी एक बार कैलकुलेट कर लूं। तो मैं आपको एक क्वेश्चन में बताऊंगा, मतलब एक क्वेश्चन दे दूंगा जिसमें आप लोग कैलकुलेट करके मुझे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर दीजिएगा कि उनके कितने हैं। देखिए नंबर 2 इज, ध्यान से सुनिएगा, नंबर 2 हमारे पास था CuNH3, सॉरी ये NH3 स्मॉल ब्रैकेट में था, CuNH3 होल 4SO4। याद रखिएगा कि लिगेंड्स कहाँ अवेलेबल होते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो बच्चा बेवकूफी में जो है SO4 को भी एज अ लिगेंड की तरह यूज कर लेता है। तो ये आप मत कीजिएगा, क्योंकि आप तो बेवकूफ हो नहीं, क्योंकि आप तो महा बेवकूफ हो इसलिए। देखो कॉपर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर अभी कितना आया था, N1, वो आया था +2। ये भी कैलकुलेट किया। एटॉमिक नंबर कॉपर का आपको याद ही होगा, बहुत अच्छा ये बात है, 29 होता है, ये सबको याद है। नहीं याद है, शाबाश। NH3 कौन सा एग्जाम्पल है, मोनोडेंटेंट। मोनोडेंटेंट ये भी सर को ही याद रखना है, ठीक है, मोनोडेंटेंट का एग्जाम्पल होता है, ये भी सर को ही याद रहेगा। और NH3 कितने दिखाई दे रहे हैं, वो भी सर को ही 4 दिखाई दे रहे होंगे, 4। और कितने से मल्टीप्लाई कर दें, मोनो का मतलब 2 से। अगर बाई का होता एग्जाम्पल तो हम लोग 4 से, ट्राई का होता तो 6 से, इस तरह से ये आ जाएगा 8। अब ये 8 आ गया। अब सारे वैल्यू पुट करेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। अभी अभी मैंने थोड़ी ही देर पहले आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का एक फॉर्मूला बताया था, दैट इज Z-N1 + N2। हो सकता है कि बुक्स के अंदर अलग अलग तरीके से ये फॉर्मूला लिखा हुआ हो, तो डोंट बी कंफ्यूज। जिस तरह से मैंने आपको बताया है, ऑलवेज यूज दिस फॉर्मूला, उसमें कोई समस्या नहीं है कि उसने पहले Z की जगह एटॉमिक नंबर वर्ड पूरा यूज कर दिया, N1 N2 की जगह पूरे वर्ड यूज कर दिया। सो डोंट फोकस ऑन इट। N1 इज व्हाट, इट इज 2, N2 इज व्हाट, इज इट 8। तो ये कितना आ जाएगा, इट इज 35 के आसपास आ जाएगा ये कैलकुलेट करने पे। 37 - 2 इट इज 35। सो द आंसर इज 35, मतलब ये इतना स्टेबल नहीं है कंपैरेटिवली। तो इस तरह से आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, यू कैन कैलकुलेट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। सो आई एम गिविंग यू सम क्वेश्चन। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किसके लिए यूज किया जाएगा, ये सेंट्रल मेटल एटम, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हमको सेंट्रल मेटल एटम दिखाई देंगे, उनके लिए हम लोग यूज करते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट। सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। नेक्स्ट में मैं आपको लिखा दे रहा कि कुछ क्वेश्चन पकड़ा दे रहा है, जिसमें आप लोग ट्राई कीजिएगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने का। सो द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इन द फॉलोइंग, यानी कि आपको इसमें EAN निकालना है और इसके कुछ पार्ट है। जैसे पहला पार्ट में आपसे कह रहा है CONH3। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस कि ये जो है, ये जब हम लोग निकालना सीख जाएंगे, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में इनका IUPAC नोमेनक्लेचर सीखेंगे कि किस तरह से इनका IUPAC नोमेनक्लेचर किया जाता है। ये CO, ये याद रखना कि दिस इज C स्मॉल o, ये हमारे कोबाल्ट है, एंड दिस इज कार्बोनिल। ये बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, दोनों को इक्वल ही बना लेता है। और हमारे पास दैट इज थर्ड इज K2NiCN होल 4, ये हमारे पास थर्ड हो गया। और फोर्थ इज K2 प्लेटेनियम Cl6। नेक्स्ट इज K2HgI4, and next is AgNH3 होल ट्वाइस, और ये Cl, ये। और सेवेंथ इज K2 K2PdCl4। एट्थ इज AgNH3 होल ट्वाइस, NH3 होल ट्वाइस, सील शायद हो गया ये तो हो गया। सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। आप
कर लीजिएगा। एक लास्ट और मैं लिख दे रहा, दैट इज K3CR C2O4 होल थ्राइस, ये। सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दीज, ये आप कीजिएगा, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में इन्हीं को डिस्कस करूंगा। सर हाँ सर डेंटेड और लिगेंड बता दीजिए सर, समझ में नहीं। अरे लिगेंड्स की अभी पूरा एक क्लास मैंने लिया है जिसमें लिगेंड्स बताया था कि लिगेंड जो है वो मोनोडेंटेंट, यानी कि कितने उन